दुनिया भर के कई देश मैरिटल रेप को एक समस्या की तरह देखते हैं, जबकि कई देश इसको किसी समस्या की तरह नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत में क्या स्थिति है। तो भारत उन देशों में से एक है जहां पर मैरिटल रेप को समस्या नहीं माना जाता, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अब ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना जो है पक्ष पेश किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मैरिटल रेप को लेकर के केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में क्या कहा है, केंद्र सरकार क्या करना चाहती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खबर को लेकर के बात करेंगे। खबर के बाद पूरा मामला क्या है, मामले को समझेंगे। इसके अलावा इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, हलफनामे में क्या कहा है, उसको देखेंगे। इसके अलावा इस पूरे मामले में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आपके निकल करके आते हैं, जैसे विधि आयोग का क्या कहना है, एक कमेटी का जिक्र यहाँ पर आता है, कमेटी कौन सी है, और फिर दुनिया भर के दूसरे देशों में क्या स्थिति है उस पर भी हम बात करेंगे। अंत में एक सवाल आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इन खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी या फिर इस तरह के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे 2 कोर्सेज हैं अलग अलग सेंटर्स पर, जिनकी शुरुआत हो रही है। जैसे अगर आप देखें, जयपुर में एक कोर्स की शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर को और लखनऊ में एक कोर्स है आपका 18 अक्टूबर को। तो इन दोनों फाउंडेशन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इनके आसपास रहते हैं। अगर आप कहीं और रहते हैं तो फिर आप दूसरे सेंटर्स पर जाकर के और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पे संपर्क करके आप जो है और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर खबर को एक बार देख लिया जाए। तो खबर को अगर आप देखें, खबर हमारी यही है कि मैरिटल रेप को लेकर के, मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है, अपना पक्ष यहां पर दायर किया है। और इस पक्ष को दायर करते हुए केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाली याचिका का पूरी तरह से विरोध किया है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपना जो हलफनामा दायर किया है उसमें यह कहा है कि भारत में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा आपका केंद्र सरकार का पक्ष रहा है। यह भी जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने इस पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, तो उन तर्कों को भी हम देखेंगे। लेकिन उन तर्कों को जानने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इस मामले का बैकग्राउंड क्या है उसको एक बार समझ लिया जाए। तो मामले के बैकग्राउंड को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये जो पूरा मामला है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 375 से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो है वो बेसिकली भारत में रेप के प्रावधानों की बात करती है, यानी कि जो रेप के प्रोविजंस होते हैं, रेप के जो एक्ट होते हैं, उसको परिभाषित यहां पर किया गया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आप एक सवाल आपका ये भी उठ सकता है कि अब तो जो है आईपीसी समाप्त हो गई है, अब तो भारत में भारतीय न्याय संहिता मौजूद है। तो ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में भारत में भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी दोनों लागू हैं। हो सकता है जल्द ही सरकार आईपीसी को समाप्त कर दे, लेकिन अभी जो है भारत में आपको दोनों प्रोविजंस लागू होते हुए नजर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम आईपीसी की भी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आईपीसी का सेक्शन 375 जो है वो भारत में रेप के एक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी सेक्शन में 2 एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, 2 अपवाद भी यहां पर दिए हुए हैं। उन्हीं अपवादों से, खासतौर पर उसमें जो दूसरा अपवाद है, वहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है। सबसे पहले अपवादों की अगर आप बात करें तो पहला जो अपवाद है वो ये कहता है कि भारत में चिकित्सा प्रक्रिया या फिर मेडिकल इंटरवेंशन को रेप के जो डेफिनेशन है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो मेडिकल इंटरवेंशन या फिर मेडिकल प्रोसेस को रेप के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब दूसरा अपवाद आता है जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। दूसरा अपवाद ये कहता है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना ऐसी स्थिति में जहां पर पत्नी की जो आयु है वो 15 वर्ष से ज्यादा है, 15 वर्ष से कम नहीं है, इसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। यानी कि बेसिकली यहां पर कहा गया है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, चाहे वहां पर कंसेंट इन्वॉल्व हो या फिर ना हो, इसको जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि रेप के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। अब यहां पर ये जो 15 वर्ष की एज लिखी हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2017 में बढ़ा करके 18 कर दिया गया था,
जिसका बाद में विरोध भी हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से यहाँ पर ये कहा गया था कि उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है, लेकिन अभी ये वर्तमान समय में 18 मौजूद है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर किसी वाइफ की जो एज है वो 18 से ज्यादा है तो हस्बैंड उसके साथ नॉन कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी बना सकता है। ये आपका सेकंड एक्सेप्शन कहता है यहाँ पर, और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि ये बेसिकली आपका भारत में मैरिटल रेप को डिक्रिमिनलाइज करता है। इसी पूरे मामले को, इसी पूरे एक्सेप्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई कर रहा है। तो ये सबसे पहले यहां पर हमने मामले को समझ लिया। अब हमने अपनी खबर में बात की थी कि भारत सरकार ने साफ तौर पर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल करने से इंकार कर दिया है। भारत सरकार इसका विरोध कर रही है। तो अब सरकार विरोध क्यों कर रही है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं? उन रीजंस को अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले सरकार का ये पक्ष है कि ये जो पूरा आपका मैरिटल रेप का इशू है ये कोई लीगल इशू नहीं है, बल्कि ये एक सोसाइटल इशू है। ये जो है एक सामाजिक मुद्दा है, और अगर यहां पर कोई भी इंटरवेंशन किया जाता है लीगल तरीके से तो वो भारतीय समाज को भी जो है सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा आया उसमें यह भी कहा गया कि शादी जो होती है, जो विवाह है, वो भारतीय समाज में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने आता है, एक इंपॉर्टेंट संस्था है। तो ऐसे में अगर हम इस इंपॉर्टेंट संस्था में बदलाव करते हैं, अगर हम मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल करते हैं, तो इसकी वजह से भारतीय समाज पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उस पर यहां पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हम जो है बेसिकली आपका किसी जब विवाह होता है, जब शादी होती है, तो शादी के दौरान जो पुरुष और महिला हैं उन दोनों का जो संबंध है, उन दोनों का जो रिलेशन है, उसको किसी सामान्य महिला और पुरुष के रिलेशन की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी कि एक पति पत्नी है, उनका रिलेशन अलग होता है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी दोस्त या किसी पुरुष और किसी महिला दोस्त के कंपेरिजन में, तो इन दोनों रिलेशंस को अलग अलग माना जाता है। ऐसे में आप इन दोनों रिलेशंस पर सेम कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है, ये जो शादी वाला रिलेशन है, ये भारतीय समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज में जो है मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से दोनों चीजों पर एक समान कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अलग अलग सिचुएशन है और दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन, दोनों के लिए अलग अलग कानूनी फ्रेमवर्क की हमें यहां पर जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी कहा, हालांकि यहां पर हमें केंद्र सरकार की बात में थोड़ा सा आप कह सकते हैं बैलेंस्ड अप्रोच नजर आई। यहां तक तो केंद्र सरकार कहती रही है कि हमें यहां पर मैरिटल रेप के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बाद में इस पक्ष को भी स्वीकार करती है कि विवाह करने से महिला के कंसेंट का जो अधिकार है, यानी कि सहमति का जो अधिकार है, वो अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है, वो अधिकार उसी तरह से बरकरार रहता है। इसीलिए केंद्र सरकार का यह कहना है कि भारत में महिलाओं की सहमति की रक्षा करने के लिए, उनके सहमति के अधिकार की रक्षा करने के लिए अलग से विशेष कानून मौजूद हैं। हमारी संसद ने बहुत सारे कानून पारित किए हैं, तो ऐसे में उन कानूनों का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। महिलाएं जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए उन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, उन प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन हम अगर मैरिटल रेप को लेकर के अलग से प्रोविजन लेकर के आते हैं, अगर हम शादी के अंदर भी बलात्कार का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये बेसिकली भारतीय समाज को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करेगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। अब यहां पर जिन उपायों की बात की गई है, जो उपाय यहां पर सरकार ने बताए हैं कि पहले से मौजूद हैं, उसमें से एक उपाय है आपका बीएनएस जिसको रिसेंटली लागू किया गया है। और बीएनएस जो है इसमें सेक्शन 85 और सेक्शन 86 शामिल हैं। ये सेक्शन 85 और सेक्शन 86 जो हैं वो भारत में डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उससे जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये प्रोविजन हो गया सेक्शन 85, सेक्शन 86 बीएनएस, और एक प्रोविजन है आपका 2005 का एक कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये भी महिलाओं को अधिकार देता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कानून का सहारा ले सकती हैं। तो केंद्र सरकार का कहना है कि पहले से हमारे पास कानून मौजूद हैं, लेकिन अभी इसके पक्ष में भी, इसके विरोध में भी एक तर्क दिया जाता है। वो तर्क ये है कि यहां पर ये जो आपके कानून हैं, चाहे आप बात करें बीएनएस के एक्ट सेक्शन 85 और 86 की, चाहे आप बात करें एक्ट ऑफ 2005, ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये आपका इसको सिविल अपराध के तौर पर शामिल करते हैं। इसको जो है आपका सिविल अपराध बनाया गया है, लेकिन मैरिटल रेप को जो है हमें जो है एक आप कह सकते हैं क्रिमिनल इसको अपराध बनाए जाने की जरूरत है। तो इसीलिए यहां पर एक डिस्टिंक्शन की बात लगातार कई लोगों की ओर से की जाती रही है। तो सबसे पहले यहां पर हमने केंद्र सरकार के पक्ष को देख लिया है। अब आगे अगर हम बढ़ें तो कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू आप देखें
तो इसमें भारतीय विधि आयोग जो हमारा लॉ कमीशन है, उसने साल 2000 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। और साल 2000 में अपनी रिपोर्ट के दौरान भारतीय विधि आयोग ने यह कहा था कि भारत में बेसिकली आपका बलात्कार, ये जो आपका वैवाहिक बलात्कार है, मैरिटल रेप है, इसके अपवाद को हटाने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया था। तो विधि आयोग ने साल 2000 में अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि हमें मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को हटाने की जरूरत नहीं है। वो एक्सेप्शन जैसे 375 में हमने बात की थी, वो जिस तरह से बना हुआ है उसको उसी तरह से रखना चाहिए। तो विधि आयोग ने इसके खिलाफ बात की थी। फिर एक कमेटी आती है चर्चा में जिसका नाम है जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी। तो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी जो थी, इसको भारत में मुख्य तौर पर जो हमारे रेप संबंधी कानून हैं उन कानूनों में संशोधन के लिए गठित किया गया था। इस कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी। इसको 2012 में बनाया गया था। इस कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें दी और इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 2013 में सरकार द्वारा एक कानून भी पेश किया गया था जिसका नाम था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, जिसके माध्यम से भारत में जो रेप का पूरा फ्रेमवर्क है, रेप को लेकर के जो कानूनी सजा है उसका जो फ्रेमवर्क है उसको मजबूत किया गया था। इस समिति ने, जो जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी थी, इस कमेटी ने भारत में मैरिटल रेप को लेकर भी कुछ सिफारिशें दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है उसकी अगर आप बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे दुनिया के 77 देश ऐसे हैं जहां पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया है, अपराध के दायरे में शामिल किया गया है, जबकि 34 देश ऐसे हैं जहां पर इसको अपराध के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। और भारत उन 34 देशों में से एक है जहां पर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे भारत में मैरिटल रेप को लेकर के। अब इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा जो पूरा टॉपिक है वो समाप्त होता है और अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो में हमने इसकी बात की थी। सवाल आप देखें, सवाल आपसे पूछा गया है कि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति किस विषय से जुड़ी हुई है। हमारे ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में संशोधन, ऑप्शन सी है महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और सुरक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इनमें से कौन सा विषय जो है वो भारत में सरकार की ओर से गठित जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।